नमस्ते। आज के हमारे इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जिसने अचानक से पूरी दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाल ही में एक बेहद मॉडर्न क्रूज शिप पर एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस देखने को मिला है जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो यह है कि क्या ये क्रूज शिप पर हुई महज एक अनलकी और अकेली घटना है, या फिर क्या ये हमारे लिए अगली ग्लोबल महामारी की कोई बहुत बड़ी चेतावनी है। ठीक है, तो इस मामले को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 38%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है। दरअसल ये हंटा वायरस के पल्मोनरी स्ट्रेन से जुड़ी मृत्यु दर है। आसान भाषा में समझें तो अगर 100 लोग इस सीवियर स्ट्रेन से इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से लगभग 38 लोगों की जान चली जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है जो इस वायरस को बेहद खतरनाक बनाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे क्रूज शिप आउटब्रेक से, फिर हंटा वायरस की साइंस को समझेंगे, इसके लक्षण और ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ज़ूनोटिक स्पिलओवर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, और आखिर में बात होगी इससे निपटने की हमारी तैयारियों पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द क्रूज शिप आउटब्रेक। जरा इमेजिन कीजिए नीदरलैंड का एक शानदार जहाज एमवी हॉन्डियस जो समुद्र के बीचों बीच है। इस पर 23 अलग अलग देशों के 147 लोग सवार हैं। अब क्रूज शिप में होता क्या है, बंद कमरे, शेयर डाइनिंग एरिया और बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट। एक तरह से ये एक फ्लोटिंग पेट्री डिश की तरह काम करता है। और इसी शिप पर हंटा वायरस आउटब्रेक के चलते 3 लोगों की कंफर्म्ड मौत हो चुकी है और कई लोग बुरी तरह बीमार हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि WHO को अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स तुरंत एक्टिवेट करने पड़े। आइए अब इस वायरस की थोड़ी साइंस समझते हैं। हंटा वायरस को समझना, इस पूरे खेल के पीछे जो मेन विलन है उसे समझने के लिए हमें ज़ूनोटिक स्पिलओवर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये क्या होता है? सिंपल है, जब कोई बीमारी या वायरस जानवरों से जंप करके इंसानों में आ जाता है। और देखिए, ये कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है। जब भी हमारी वजह से इंसान और जंगली जानवर बहुत ज्यादा करीब आते हैं तो इन वायरसेस को रास्ता मिल ही जाता है। और टेंशन की बात यह है कि ऐसे स्पिलओवर्स अब पहले से कहीं ज्यादा हो रहे हैं। और ये स्लाइड बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि ये वायरस हम तक पहुंचता कैसे है। हंटा वायरस मेनली चूहों में होता है, जैसे डियर माइस। होता यह है कि पहले संक्रमित चूहे का मलमूत्र कहीं जमा होता है, फिर वो सूख जाता है और सूखने के बाद उसके छोटे छोटे कण हवा में धूल की तरह घुल जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान उस हवा में सांस लेता है वो पार्टिकल्स सीधे उसके फेफड़ों में उतर जाते हैं। ये लिटरली एक ऐसा साइलेंट अटैक है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। अब हंटा वायरस का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, इसके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। लेफ्ट साइड में आप HPS यानी ह्यूमन प्यूल्जियासिस सिंड्रोम देख रहे हैं जो अमेरिका में मिलता है और ये सीधे लंग्स यानी फेफड़ों पर वार करता है। और राइट साइड में HFRS है जो ज्यादातर यूरोप और एशिया में पाया जाता है और इसका मेन टारगेट होती है हमारी किडनी। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद खतरनाक हैं। लेकिन इन सब में जिस स्ट्रेन ने अभी साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है वो है द एंडी स्ट्रेन। ये बहुत ही रेयर और यूनिक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हंटा वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन इस एंडी स्ट्रेन में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की कैपेसिटी देखी गई है, खासकर तब जब लोग लंबे समय तक एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहें। और यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से उस क्रूज शिप आउटब्रेक का रिस्क कई गुना बढ़ गया है। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के टाइम इसके छोटे छोटे आउटब्रेक्स हुए थे। फिर 1995 में अचानक से 1200 के करीब केसेस सामने आ गए। 2019 में अर्जेंटीना में 34 केसेस और 11 मौतें हुई जो एक लोकल एरिया तक लिमिटेड थी। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में है जहां ट्रैवलिंग इतनी तेज है कि एक इंटरनेशनल क्रूज शिप के जरिए ये वायरस चंद दिनों में पूरी दुनिया में फैल सकता है। खतरा अब लोकल नहीं ग्लोबल है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, इसके लक्षण और मेडिकल केयर। जब ये वायरस किसी की बॉडी में एंटर करता है तो इसका असर दिखने में 1 से 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। शुरुआत एकदम नॉर्मल फ्लू जैसी लगती है, हल्का बुखार, बॉडी पेन, लेकिन असली खेल शुरू होता है 4 से 10 दिन बाद जब एक भयानक सूखी खांसी शुरू होती है। सिचुएशन तब बिगड़ती है जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी से होंठ नीले पड़ने लगते हैं और क्रिटिकल स्टेज में तो फेफड़ों में पानी भर जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। ये प्रोग्रेशन वाकई बहुत डराने वाला है। तो रिस्क पर सबसे ज्यादा कौन है? जाहिर है जो लोग खेतों, कंस्ट्रक्शन साइट्स या जंगलों में काम करते हैं, क्योंकि वो चूहों वाले एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, उनके लिए ये वायरस और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको परेशान कर सकता है, आज की डेट में मेडिकल साइंस के पास हंटा वायरस को खत्म करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन, कोई पक्का इलाज या कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, मतलब ICU में रखना, ऑक्सीजन देना या फिर वेंटिलेटर का यूज करना, ताकि मरीज के शरीर को इस वायरस से लड़ने का टाइम मिल सके। अब बात करते हैं एक बड़े सवाल की, भाग 4, ज़ूनोटिक स्पिलओवर के बढ़ते मामले। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि इन वायरसेस के फैलने के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जंगलों की बेतहाशा कटाई, शहरों का बिना किसी प्लानिंग के बढ़ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फार्म्स और क्लाइमेट चेंज जो मच्छरों और चूहों की जगहों को बदल रहा है, इन सब ने मिलकर इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच की दीवार को गिरा दिया है और ग्लोबल ट्रैवल ने आग में घी डालने का काम किया है। और इसका रिजल्ट क्या है? हर साल पूरी दुनिया में हंटा वायरस के लगभग 1.5 लाख से 2 लाख केसेस सामने आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्रूज शिप वाले आउटब्रेक में भले ही न्यूज की हेडलाइंस बना ली हूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह वायरस हमारे आसपास लगातार मौजूद है और हर साल लाखों लोगों को चुपचाप अपना शिकार बना रहा है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, हमारी ग्लोबल और नेशनल लेवल की तैयारियां। अगर हमें अगली महामारी को रोकना है तो अपनी सोच बदलनी होगी। ये जो हमारी पुरानी रिएक्टिव अप्रोच है ना, जो सिर्फ बीमारी फैलने के बाद ही जाती है, वो अब काम नहीं आने वाली।
हमें चाहिए वन हेल्थ अप्रोच, एक ऐसी प्रोएक्टिव सोच जो इंसान, जानवर और एनवायरनमेंट तीनों की हेल्थ को एक साथ जोड़कर देखे। मतलब बीमारी फैलने का वेट मत करो, बल्कि पहले से ही वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करो और दुनिया भर में रियल टाइम डेटा शेयर करो। और इसी अप्रोच को अपनाते हुए भारत ने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए हैं। नेशनल वायरल शील्ड को एक्टिवेट कर दिया गया है। देश भर में 165 आईसीएमआर लैब्स को आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा जितने भी एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स हैं वहां पैसेंजर्स की कड़ी निगरानी हो रही है। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन के रूल्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब सिस्टम अर्ली डिटेक्शन के लिए रेडी है। तो सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि हम और आप डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। चूहों वाली जगहों जैसे अनाज के गोदामों से बचें, अपने खाने पीने का सामान हमेशा सीलबंद डिब्बों में रखें। और एक बहुत ही क्रूशियल टिप, अगर कभी चूहों की गंदगी साफ करनी हो तो सूखे झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे वायरस हवा में उड़ सकता है। हमेशा गीले कपड़े का यूज करें और N95 मास्क पहनें। और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो बिना देर किए तुरंत टेस्ट करवाएं। आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज सिर्फ एक लाइन में छुपा है: इलाज से हमेशा बचाव बेहतर है। जब आप एक ऐसे वायरस के सामने खड़े हों जिसका न तो कोई पक्का इलाज है और न ही कोई वैक्सीन, तो ऐसे में खुद को बचाकर रखना और प्रोएक्टिव रहना ही हमारा सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। क्या इंसानियत के तौर पर हम सच में अगले बड़े जूनोटिक शिफ्ट का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और हमारे सिस्टम्स को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए और जरूरी टॉपिक।